students, today I'm going to explain chapter Dissolution of a Partnership Firm. So what is dissolution of a partnership firm? It means that the firm closes down its business and comes to an end. बिजनेस का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, फर्म क्या हो रही है, अपने बिजनेस को क्लोज कर रही है, सारे अकाउंट्स फर्म के क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे. The assets of the firm are sold and liabilities are paid off, and out of the remaining amount the account of partners are settled. सारी एसेट्स को क्या कर देगी फर्म, सेल कर देगी, और उससे जो भी अमाउंट रियलाइज होगा सारी लाइबिलिटीज़ को पे कर देंगे, और जो भी अमाउंट बचेगा उससे पार्टनर्स के अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, सेटल कर दिया जाएगा. सो दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट. दोनों ही डिफरेंट कंसेप्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? So dissolution of partnership means termination of the old partnership agreement and a reconstruction of the firm due to admission, retirement or death of a partner. Dissolution of partnership में क्या हो रहा है, सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है. क्या हो रहा है, ओल्ड एग्रीमेंट है जो पार्टनरशिप का, उसका टर्मिनेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, न्यू एक रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है फर्म का ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म का एंड हो जाता है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, टर्मिनेशन होता है किसका, ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट का. So dissolution of partnership may or may not result into closing down of the business, as a remaining partner may agree to carry ऑन द बिजनेस अंडर अ न्यू एग्रीमेंट. अभी मैंने बताया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि फर्म क्या हो, डिसॉल्व हो. जो भी रिमेनिंग पार्टनर है फर्म को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं नया एग्रीमेंट बनाकर. तो क्या पढ़ा हमने, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का एंड हो जाता है, सारी एसेट्स को सेल कर देते हैं, सारी लाइबिलिटीज़ को पे कर देते हैं और पार्टनर्स के अकाउंट को सेटल कर देते हैं. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, टर्मिनेशन होता है किसका, ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, और न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट रेडी होता है. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्म क्लोज हो, रिमेनिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो बिजनेस को क्या कर सकते हैं, दे कैन कैरी ऑन द बिजनेस अंडर अ न्यू एग्रीमेंट. नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कब कब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो सकता है? सो फर्स्ट वन इज इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. अगर पार्टनर्स क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या होगा, न्यू एग्रीमेंट रेडी होगा, जो पहले एग्रीमेंट था उसको क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे और नया एक एग्रीमेंट बनाएंगे. देन सेकेंड वन, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने देखा था हम क्या करते थे, कोई भी पार्टनर एडमिट होता था तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे. तो क्या होता था, जो भी ओल्ड एग्रीमेंट था वो क्या हो जाता था, डिसॉल्व, और एक नया एग्रीमेंट रेडी होता था. इन केस ऑफ अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई भी पार्टनर रिटायर होगा तब भी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे और न्यू एग्रीमेंट रेडी होता था. In case of expulsion of a partner, expulsion means removal of a partner. In case of a death of partner पे भी न्यू एग्रीमेंट होगा, डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनरशिप. इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब भी पार्टनरशिप का क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है. इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, सपोज कोई पार्टनरशिप थी वो 5 ईयर्स के लिए थी, 5 ईयर के लिए थे, 5 ईयर के बाद क्या होगा, उस ओल्ड एग्रीमेंट का क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा और न्यू एग्रीमेंट रेडी होगा. सो इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप. नाउ मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, मोड्स मीन्स वेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या क्या तरीके हैं कैसे फर्म डिसॉल्व होती है. सो फर्स्ट वन इज विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. सो फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एग्रीमेंट. म्यूचुअल एग्रीमेंट मीन्स पार्टनर्स ने म्यूचुअली डिसाइड किया, पार्टनर्स एग्री हो गए कि फर्म को वो क्या करें, डिसॉल्व करें. सो फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एग्रीमेंट. देन सेकेंड वन इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा,
व्हेन पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, या तो कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो क्या होता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। देन थर्ड वन, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ ऐसा इवेंट हो जाए जिससे फर्म को क्या करना पड़े, डिसॉल्व। एग्जाम्पल, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप इज फॉर्म, जितने टाइम के लिए पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी और वो पीरियड क्या हो गया, ओवर हो गया है। फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए फर्म फॉर्म हुई थी, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। देन बाय नोटिस, नोटिस में क्या होगा कि पार्टनर्स नोटिस दे देंगे और फर्म को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट फिक्स्ड, ड्यूरेशन पार्टनरशिप कोई फिक्स नहीं थी, बट पार्टनर्स ने क्या किया, एंड इट इज़ एट विल एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर कैन डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, पार्टनर्स नोटिस देकर भी फर्म को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वन इज बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। फर्स्ट वन इज व्हेन पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, पार्टनर क्या हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, मतलब पार्टनर बिजनेस को मैनेज करने के लिए कैपेबल नहीं है, अनसाउंड माइंड है। देन सेकेंड, फाइलिंग अ केस, कोई भी पार्टनर किसी पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल कर देता है, या कि कोई थर्ड पार्टी पार्टनर्स के लिए कोई के अगेंस्ट कोई फाइल केस कर देती है, तो इस रीज़न से भी फर्म क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। देन थर्ड वन, व्हेन कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, कोई फर्म है जिसको सिर्फ लॉस हो रहा है, कोई प्रॉफिट वो नहीं कर पा रही है, तो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये फर्म को लॉस ही होगा अगर ये बिज़नेस को चलाएंगे भी, तो फर्म कोर्ट के ऑर्डर से क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, क्योंकि कोर्ट सेटिस्फाई हो गया है कि फर्म को लॉस ही हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो फर्म अपने कंटिन्यू क्यों करेगी। सो दीज आर द मोड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, अकाउंट्स को हमें सेटल कैसे करना है, इसमें हम दो पॉइंट पढ़ेंगे। सो सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इट इज़ एज फॉलो। ठीक है, किसमें ये बताया गया है, सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ लॉस, यहाँ पे किसकी बात की है, लॉस की और डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की। अगर फर्म को कोई लॉस होता है तो उसको कैसे पेड आउट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्या हमारा ऑर्डर होगा, सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट से पे करेंगे, फर्म के जो भी पुराने प्रॉफिट पड़े होंगे उससे पे करेंगे। अगर फिर भी कुछ लॉस बचता है तो नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल। सेकेंड, किससे पे करेंगे, capital, first profit and second capital, and lastly if necessary will be realized from partners in their profit sharing ratio। अगर उसके बाद भी कोई लॉस रहता है तो पार्टनर्स किस रेशो में लेकर आएंगे, उसको अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेकर आएंगे। तो सेक्शन 48 में हमें दो पॉइंट्स को डिस्कस किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसको, लॉस को और डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को। देन सेकंड, अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अभी बताया था कि डिसोल्यूशन में क्या होता है, सारी एसेट सेल हो जाती हैं, सारी लाइबिलिटीज़ को पे कर देता है, तो यहाँ पर बताया है कि हम कैसे लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे, कैसे जो हमें अमाउंट रिलाइज है उसको अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ आउटसाइड डेट्स, सबसे पहले हमें किसको पे करना है, आउटसाइड डेट्स लाइक बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी हमारी आउटसाइड डेट्स होंगे हमें उनको पे करना है। देन सेकेंड वन, लोन एडवांस बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, सेकेंड उसको सेटल करेंगे। देन थर्ड वन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स की कैपिटल को सेटल करेंगे। देन फोर्थ वन, इफ सम अमाउंट रिमेन इट विल बी डिवाइडेड अमंग दी पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट बचता है तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स क्या है, इन ऑर्डर टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन डिसोल्यूशन द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन इन द ऑर्डर गिवन बिलो। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में कौन से अकाउंट हमें बनाने हैं, सो फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट। Why realization account is opened? It is opened for disposing of all assets and making
मनी ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज़। रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, सारी एसेट्स को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, सारी लाइबिलिटीज़ को पे कर देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, सारी एसेट्स को डिस्पोज करने के लिए और सारी लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए। ये सारा हम कहाँ पर दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। एंड इट इज़ नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। देन सेकेंड वन इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। सारी लाइबिलिटीज़ को पे कर देते हैं। हमने ऑर्डर भी पढ़ा था कि सबसे पहले हम आउटसाइड डेट्स को पे करते हैं, फिर पार्टनर्स लोन को, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सेटल करते हैं, और कुछ अमाउंट अगर बचता है तो पार्टनर्स आपस में क्या कर लेते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उनकी रेशो में। तो पार्टनर लोन को सेटल करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। Why partners loan account is prepared? To settle the loan of partner. Then third one is partners capital account. पार्टनर्स की कैपिटल को भी हमें सेटल करना होता है, उसकी सेटलमेंट के लिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द सेटलमेंट ऑफ कैपिटल। देन फोर्थ वन इज कैश और बैंक अकाउंट। फर्म के पास क्या हो रहा है, सारी एसेट्स को सेल करने के बाद कैश आ रहा है और सारी लाइबिलिटीज़ को पे कर रहे हैं, तो ये सारा हम किस में दिखाएंगे, कैश और बैंक अकाउंट में। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट एंड इट हेल्प्स इन द वेरिफिकेशन ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। लास्ट में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा बैंक अकाउंट का जो टोटल साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों क्या होगा, इक्वल आएगा। ये हमें क्या बताएगा, ये वेरीफाई करेगा कि हमने जो भी सारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि कितना कैश हमारे पास आया, कितना कैश गया, और दोनों इक्वल है या नहीं है। तो ये हमारा कैश और बैंक अकाउंट बताएगा। बट क्वेश्चन में हमें कई बार क्या बोला होगा, वी हैव टू पास जर्नल एंट्री इंस्टेड ऑफ मेकिंग लेजर अकाउंट्स। तो हमें एंट्री पास करने के लिए बोलेंगे, तो सबसे पहले हम एंट्रीज़ को ही डिस्कस कर लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हमें कौन सी एंट्रीज पास करनी होती है। सो एंट्रीज इन रियलाइजेशन आर मेड इन दी फॉलोइंग मैनर। कैसे एंट्री पास करते हैं, फर्स्ट वन इज़ फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, सारी जो हमारी एसेट्स अकाउंट हैं उनको हमें क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सेप्ट कैश, बैंक बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट एट बुक वैल्यू। सारी एसेट्स को हमें किस वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है, बुक वैल्यू पे, मेन बुक वैल्यू पे हमें ट्रांसफ़र करना है। और एंट्री हमें क्या पास करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ठीक है, किस वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है, बुक वैल्यू पे। अब यहाँ पर नोट लिख दिया है, नोट में क्या लिखा है, only those assets which can be converted into cash are transferred to this account। कौन सी एसेट्स को हमें ट्रांसफर करना है, जिसको भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सम एसेट्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश। एग्जांपल, कौन सी एसेट्स होते हैं जिसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो सच अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। नाउ नोट, अब एसेट साइड हमें सारी एसेट्स गिवन होती है, अभी बताया, प्रॉफिट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है, डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिस पे हमने प्रोविज़न भी क्रिएट किया है। ठीक है, तो उन प्रोविज़न का हमें क्या करना है, सो इफ़ देयर एग्जिस्ट अ प्रोविज़न अगेंस्ट एनी एसेट सच एज प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, then the asset should be transferred to the realization account at its gross figure and such provision account should be transferred to the credit side of realization account। तो क्या बोल रहे हैं कि हमने कोई एसेट पे अगर कोई प्रोविज़न बनाया हुआ है, प्रोविज़न को हमें क्या ट्रांसफ़र करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, और एसेट्स को हमें क्या ट्रांसफ़र करना है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है कि एसेट साइड डेटर्स दिया हुआ है 50,000 और उसमें प्रोविज़न क्रिएट किया है
4,000 और ये है 46,000। तो क्या बोल रहा है कि ग्रॉस फिगर जो होगी ना उसको हमें एसेट साइड ट्रांसफ़र करना है। तो ग्रॉस फिगर क्या है डेटर का 50,000 और प्रोविजन कितना है 4,000। तो एसेट साइड जो हम ट्रांसफ़र करेंगे वो कितने अमाउंट से करेंगे 50,000 और जो प्रोविजन होगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड करेंगे वो कितने अमाउंट से करेंगे 4,000। एंट्री क्या पास करेंगे रियलाइजेशन टू डेटर क्योंकि पूरा जो ग्रॉस फिगर है हमने रियलाइजेशन के डेबिट साइड ट्रांसफ़र किया है और जो प्रोविजन है वो किस साइड करेंगे क्रेडिट साइड और अमाउंट कितना होगा 4,000। फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज अकाउंट लाइबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। जैसे एसेट्स के एक्सेप्शंस हैं ऐसे ही लाइबिलिटीज़ की कुछ एक्सेप्शंस हैं कि हम सारी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व। नोट में हमने यहाँ पे लिख दिया है ओनली दोज लाइबिलिटी विच रिलेट टू थर्ड पार्टी का ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसी ही लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। हमने पढ़ा था कि ऑर्डर हमारा क्या है सबसे पहले हम थर्ड पार्टी को ही पे करते हैं फिर हम पार्टनर्स के लोन अकाउंट को सेटल करते हैं। तो एक सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है पार्टनर्स लोन अकाउंट आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स लोन आर प्रिपेयर्ड एंड पेड ऑफ सेपरेटली। अलग से हम पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाते हैं और उसमें हम उनकी पेमेंट करते हैं। रीज़न क्या है पार्टनर लोन इज़ पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी। रीज़न क्या है ट्रांसफ़र ना करने का क्योंकि हमें सबसे पहले थर्ड पार्टी को की सेटलमेंट करना है फिर हमें पार्टनर्स के लोन को पे करना है। नेक्स्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सच एज जनरल रिजर्व फंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट बट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होंगे लाइक जनरल रिजर्व फंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है। कहाँ पर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हम एंट्री पास करेंगे। अब हमने एसेट्स का अकाउंट को क्लोज कर दिया है लाइबिलिटी अकाउंट को क्लोज कर दिया है। अब हमें क्या करना है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमने एडमिशन में भी वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट पढ़ा था रिटायरमेंट में डेथ में। अब डिसोल्यूशन में हमें देखना है यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट क्या है। तो यहाँ पर कुछ केसेस में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट केसेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ 40,000 एंड देर इज़ नो लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फर्स्ट केस क्या है जब यहाँ पर हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है और लाइबिलिटी हमारी क्या है लाइबिलिटी हमारी नहीं गिवन है। ठीक है लाइबिलिटी हमें गिवन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे लाइबिलिटी ही नहीं है तो पार्टनर्स को पूरा रिजर्व क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज दो पार्टनर गिवन है ए एंड बी दो पार्टनर गिवन है तो एंट्री क्या पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और जो भी इनकी रेशो होगी उस रेशो में इसको रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ सेकेंड केस इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 20,000 एंड लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 8,000। तो इस केस को मैं क्या कह सकती हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा ज़्यादा है लाइबिलिटी से। ठीक है रिजर्व हमारा ज़्यादा है और लाइबिलिटी हमारी कम है। तो 20,000 में हमारी लाइबिलिटी 8,000 है तो बाकी जितना हमारा रिजर्व बच गया हम पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री क्या पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू रियलाइजेशन 8,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने भी पार्टनर होंगे रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट में देखें तो हमें पूरे रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है। कितना रिजर्व है हमारा 20,000 है बट हमें रिजर्व साइड हम कितना रियलाइजेशन अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करेंगे 8,000। नाउ केस थर्ड इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 40,000 एंड लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ऑल्सो 40,000। तो ये कौन सा केस है व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी दोनों ही हमारा क्या है सेम है। तो इस केस में हमारे पास पार्टनर को देने के लिए
कुछ नहीं है तो सारा हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, रियलाइजेशन। एंट्री क्या पास की है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000, पूरा हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फोर्थ केस, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 40,000 एंड लाइबिलिटीज 50,000। इस केस में क्या है, रिजर्व हमारा कम है और लाइबिलिटी हमारी ज़्यादा है। एंट्री क्या पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, पूरा रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और पेमेंट कर देंगे लाइबिलिटी के रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। फिफ्थ केस, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी इज 50,000 एंड देर इज़ नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, पूरी लाइबिलिटी पे कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। तो ये हमारा किसका ट्रीटमेंट था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट था। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या हैं, व्हाट इज़ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सो दोज एक्सपेंसेस विच अकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस है, जो डिसोल्यूशन के टाइम पर एक्सपेंसेस होते हैं उनका हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। सो फर्स्ट, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, एक्सपेंसेस को हम अगर कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रहा है, तो एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सेकेंड एंट्री, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर पार्टनर पे कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को फर्म के बिहाफ पर, तो एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म का एक्सपेंस है पर पे कौन कर रहा है, पार्टनर। थर्ड केस, when the firm has agreed to pay fixed amount to the partner towards realization expenses and partner has to bear the expenses। फर्म ने क्या बोल दिया पार्टनर को कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जितने भी होंगे हमें मतलब नहीं है, हम आपको फिक्स्ड अमाउंट देंगे, ठीक है। तो फर्म को क्या पे करना है, फिक्स्ड अमाउंट पे करना है, कितने ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो फर्म को कोई मतलब नहीं है, फर्म को पार्टनर को कितना पे करना है, फिक्स्ड अमाउंट। तो एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी हम फिक्स्ड अमाउंट पे कर रहे होंगे। देन फोर्थ केसेस, when realization expenses are to be borne by the partner and expenses are paid by the firm। किसी पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड करना है, मतलब फर्म को पे नहीं करने एक्सपेंसेस, बट फर्म ने पे कर दिए हैं किसके बिहाफ पर, पार्टनर के बिहाफ पर। तो एंट्री क्या पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्योंकि ये एक्सपेंस जो है फर्म का नहीं है, किसको पे करना था, पार्टनर का। ये ध्यान रखना, रियलाइजेशन तभी डेबिट होगा अगर वो फर्म का एक्सपेंस होगा। तो इस केस में मेंशन किया हुआ है कि बॉन्ड किसको करना है, पार्टनर को, बट फर्म पे कर रही है किसके बिहाफ पे, पार्टनर के बिहाफ पे। तो यहाँ पर क्या एंट्री पास किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। Then fifth case, no entry will be passed if the expenses are to be borne and paid by the partner out of his pocket। अगर एक्सपेंसेस पार्टनर ने ही पे किए हैं और पार्टनर को ही बॉन्ड करने थे, तो इसमें फर्म का कोई रोल नहीं है, फर्म का कोई एक्सपेंस नहीं है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नोट, इफ़ नथिंग मैंशन दैट इट इज़ एज्यूम दैट इट इज़ पेड बाय द फर्म। अगर कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ है, हम ये एज्यूम करेंगे कि कौन पे कर रहा है एक्सपेंसेस को, फर्म पे कर रही है। तो ये सारी एंट्री थी हमारी, जर्नल एंट्रीज थी। कुछ एंट्रीज हमारी रह गई है, एसेट्स को हम सेल कर रहे हैं, ये सारी हमने एसेट्स अकाउंट को क्लोज़ किया, लाइबिलिटी अकाउंट को क्लोज़ किया, ट्रीटमेंट ऑफ वर्क में कंपनसेशन पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा कि लाइबिलिटीज अकाउंट्स को कैसे क्लोज करना है, कौन सी एंट्री पास करनी है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पढ़ा। अब फर्म को हम एसेट्स को क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने अमाउंट पर हमारी एसेट क्या हो रही है, रियलाइज हो रही है।
तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और लाइबिलिटीज़ को हम पे कर रहे हैं, उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी हम लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे। एसेट्स को डिस्पोज करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और लाइबिलिटीज़ को पेड करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। तो ये हमारी सारी क्या थी, जर्नल एंट्रीज थी, कैसे पास करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, और सारे पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक और कैश अकाउंट कैसे बनाना है।